अब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ एवं रेडियो एक्टिव विकिरण। रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ तथा रेडियो एक्टिव विकिरण। रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ तथा रेडियो एक्टिव विकिरण। देखिए, प्रकृति में लेड Pb जिसका परमाणु क्रमांक 82 होता है, सबसे भारी व स्थायी तत्व होता है। लेड से भारी तत्वों के नाभिक स्वतः ही कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करते हुए विघटित होते रहते हैं। लेड से भारी तत्वों के नाभिक स्वतः ही कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करते हुए विघटित होते रहते हैं। स्वतः विघटन की इस परिघटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, जो कि उस तत्व का एक नाभिकीय गुण है। अर्थात लेड से भारी तत्वों के नाभिक स्वतः ही कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करते हुए एक तत्व का नाभिक दूसरे तत्व के नाभिक में विघटित होता रहता है। स्वतः विघटन के इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं तथा ऐसे पदार्थ या तत्व जिनमें रेडियो एक्टिवता का अर्थात स्वतः विघटन का गुण पाया जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। इन रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण रेडियो एक्टिव विकिरण कहलाते हैं। एक बार पुनः समझ ले, प्रकृति में लेड से भारी सभी तत्वों के नाभिक स्वतः ही कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करते हुए विघटित होते रहते हैं। स्वतः विघटित होने की इस परिघटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं तथा वे पदार्थ या तत्व जिनमें रेडियो एक्टिवता का अर्थात स्वतः विघटन का गुण पाया जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं तथा इनसे उत्सर्जित होने वाले विकिरण रेडियो एक्टिव विकिरण कहलाते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज सबसे पहले हेनरी बेकेरेल ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकेरेल नामक वैज्ञानिक ने की। हेनरी बेकेरेल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज, रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी, यानी क्यूरी दंपति ने की, मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी ने की थी। इन्होंने
सबसे पहले रेडियम खोजा था, रेडियम तत्व की खोज की, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियम की खोज की। रेडियम की खोज शीशे के अयस्क पिच ब्लेंड से रेडियम खोजा था क्यूरी दंपति ने। तो रेडियो एक्टिवता जो परिघटना है उसकी खोज हेनरी बेकेरेल ने की थी, जबकि सर्वप्रथम रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज क्यूरी दंपति ने की थी। इन्होंने शीशे के अयस्क पिच ब्लेंड से रेडियम को खोजा था। रेडियो एक्टिवता की घटना दो प्रकार की होती है। रेडियो एक्टिवता की घटना, रेडियो एक्टिवता की घटना दो प्रकार की है। एक प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता, और नंबर दो कृत्रिम रेडियो, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता की घटना दो प्रकार, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। क्या है प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता? वह है नाभिकीय गुण जिसमें भारी तथा अस्थायी नाभिक बिना किसी बाह्य प्रेरक या प्रभाव के स्वतः विघटित होते रहते हैं। वह है नाभिकीय गुण, क्योंकि रेडियो एक्टिवता परमाणु का एक नाभिकीय गुण है। तो वह नाभिकीय गुण जिसमें किसी भारी तत्व के नाभिक बिना किसी बाह्य प्रेरक या प्रभाव के स्वतः विघटित होते रहते हैं, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता कहलाती है। जैसे यूरेनियम 238 परमाणु क्रमांक 92 से अल्फा कण निकलता है, थोरियम बनता है, परमाणु क्रमांक 90, द्रव्यमान संख्या 234। ये भी रेडियो एक्टिव है। ये बीटा कण का उत्सर्जन करता है और बना देता है Pk 91 234, परमाणु क्रमांक 91, द्रव्यमान संख्या 234। यानी यूरेनियम में स्वतः विघटन का गुण है। ये अल्फा कण को उत्सर्जित कर थोरियम में बदल जाता है, क्योंकि ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी अस्थायी है। ये बीटा कण का उत्सर्जन कर Pa 91 234 में परिवर्तित हो जाता है। और ये घटना तब तक चलती है, यानी ये उत्तरोत्तर विघटन तब तक चलता है जब तक कि किसी स्थायी तत्व का नाभिक प्राप्त नहीं हो जाए, यानी एट लास्ट Pb बनता है। Pb परमाणु क्रमांक 82, द्रव्यमान संख्या 206। तो ये है प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता, यानी वह नाभिकीय गुण जिसमें किसी भारी तत्व के अस्थायी नाभिक बिना किसी बाह्य प्रेरक या प्रभाव के स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता कहलाती है। दूसरा है कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता किसको कहेंगे? वह है नाभिकीय गुण जिसमें स्थायी तत्वों के नाभिकों में किसी बाह्य प्रेरक या प्रभाव द्वारा स्वतः विघटित होने का गुण उत्पन्न कर दिया जाए। वह नाभिकीय गुण जिसमें किसी स्थायी तत्व के नाभिकों में
बाह्य प्रेरक या प्रभाव द्वारा स्वतः विघटन का गुण उत्पन्न कर दिया जाए, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहलाती है। वह नाभिकीय गुण जिसमें किसी स्थायी तत्व के नाभिक में किसी बाह्य प्रेरक या प्रभाव द्वारा स्वतः विघटित होने का गुण उत्पन्न कर दिया जाए, उसको कहते हैं कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। जैसे बोरॉन B510 एक स्थायी नाभिक है, इसमें स्वतः विघटित होने का गुण नहीं है, अर्थात ये रेडियो एक्टिव नहीं है। इस पर अल्फा कण की टक्कर की जाए 2He4 तो ये N714 बनता है। जब बोरॉन पर अल्फा कण की संघात करवाते हैं तो प्राप्त होता है N714। ये अस्थायी, ये अस्थायी, ये न्यूट्रॉन को उत्सर्जित कर N713 में बदल जाता है प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन ये N713 भी अस्थायी, ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी अस्थायी। ये N713 बीटा कण, नेगेटिव बीटा कण या इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर C613 में बदल जाता है, C613 प्लस इलेक्ट्रॉन। N713 पॉजिट्रॉन को, पॉजिटिव बीटा कण को उत्सर्जित कर C613 में बदल जाता है। तो बोरॉन जो कि एक स्थायी तत्व है, उस पर अल्फा कण की टक्कर करवाकर, यानी किसी बाह्य प्रेरक या प्रभाव द्वारा उसमें भी स्वतः विघटन का गुण उत्पन्न कर दिया गया, इसको कहते हैं कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। तो ये रेडियो एक्टिवता की घटना दो प्रकार की होती है। रेडियो एक्टिव तत्वों या पदार्थों के स्वतः विघटन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाले विकिरण रेडियो एक्टिव विकिरण कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव विकिरण तीन प्रकार के होते हैं। रेडियो एक्टिव विकिरण तीन प्रकार। नंबर 1 अल्फा कण या अल्फा किरण। नंबर 2 बीटा कण या बीटा किरण। नंबर 3 गामा किरण। रेडियो एक्टिव विकिरण तीन प्रकार के होते हैं, अल्फा कण या अल्फा किरण, बीटा कण या बीटा किरण तथा गामा किरण। अब हम इन रेडियो एक्टिव विकिरणों के विभिन्न गुणों का तुलनात्मक, अर्थात अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों का के विभिन्न गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव विकिरणों के विशिष्ट गुणों का तुलनात्मक अध्ययन। गुण अल्फा कण या अल्फा किरणें, बीटा कण या बीटा किरणें, गामा किरणें। सबसे पहले प्रकृति। क्या है अल्फा कण, क्या है बीटा कण, क्या होती है गामा किरणें? अल्फा कण द्विआयनित हीलियम परमाणु, हीलियम का नाभिक, द्विआयनित हीलियम परमाणु या यूं कहें हीलियम नाभिक
हीलियम नाभिक 2He4, 2 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन से मिलकर बना कण अल्फा कण कहलाता है। उच्च ऊर्जा से त्वरित इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसा ही धनावेशित कण, इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही द्रव्यमान होता है, लेकिन उसका आवेश धनात्मक होता है। उस धनावेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं। उच्च ऊर्जा से गतिशील इलेक्ट्रॉन E-1G वह पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा ही धनावेशित कण बीटा कण होता है। इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव बीटा कण, ये बीटा माइनस, और पॉजिट्रॉन होता है पॉजिटिव बीटा कण। तो उच्च ऊर्जा से गतिशील इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन को ही बीटा किरणें कहते हैं। गामा किरणें उच्च आवर्ती की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो कि फोटॉन्स के रूप में, फोटोनों के रूप में संचरित होती है। उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनका संचरण फोटॉन्स के रूप में, ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होता है। तो ये गामा किरण। अल्फा कण द्विआयनिक हीलियम परमाणु या हीलियम का नाभिक है, जिसको अपन 2He4 लिखते हैं। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, इसका परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ कण है अल्फा कण। उच्च ऊर्जा से गतिशील इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन बीटा कण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बीटा कण व पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव बीटा कण कहते हैं। तथा गामा किरणें उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिनका संचरण फोटॉन्स के रूप में, ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होता है। तो ये है अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण। आवेश अल्फा कण धनावेशित कण है। अल्फा कणों के आवेश का मान प्रोटॉन के आवेश का, 2 प्रोटॉन है इसमें, तो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। नेगेटिव बीटा कण का आवेश बीटा माइनस, इसका आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जबकि पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव बीटा कण का आवेश Q पॉजिटिव बीटा कण, बीटा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। गामा किरण फोटॉन्स पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित, आवेश रहित, आवेश का मान 0 होता है। यदि द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान अल्फा कण 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन
बना हुआ कण है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, इसलिए अल्फा कणों का जो मास है वो लगभग 4 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, जबकि बीटा कणों का द्रव्यमान, जो कि बीटा कण इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन को कहते हैं, तो बीटा कणों का मास 9.1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, पॉजिट्रॉन व इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg। गामा किरण फोटॉन्स का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनका संचरण फोटॉन्स के रूप में होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के फोटॉन्स का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। विराम द्रव्यमान शून्य, जबकि प्रभावी द्रव्यमान h/c² या h/c लैम्डा, यहां h प्लांक नियतांक है, न्यू विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति है, लैम्डा विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य है, और c प्रकाश की चाल है। तो प्रभावी द्रव्यमान hν/c² या h/c लैम्डा होता है गामा किरण फोटॉन्स का। तो ये द्रव्यमान अल्फा कण का द्रव्यमान 4 इंटू 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg, बीटा कण का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 kg होता है। गामा किरण फोटॉन्स का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। प्रभावी द्रव्यमान hν/c² या h/c लैम्डा होता है। अब यदि अपन वेग की बात करें, वेग, तो अल्फा कणों का वेग 1.4 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकंड से 2.2 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकंड तक होता है। यानी अल्फा कणों का वेग प्रकाश की चाल का लगभग 0.05 गुना होता है। अल्फा कणों का वेग 1.4 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकंड से 2.2 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकंड तक होता है। बीटा कणों का वेग प्रकाश की चाल का c का 1% से 90% तक होता है। बीटा कणों का गामा किरणों का वेग प्रकाश की चाल c के तुल्य। गामा किरण फोटोन प्रकाश की चाल c से चलते हैं, यानी प्रकाश की चाल ही गामा किरण फोटॉन्स की चाल होती है। तो ये रेडियो एक्टिव विकिरणों का वेग। अब बात करते हैं अपन आयनन क्षमता। आयनन क्षमता, अल्फा कण का आवेश धनात्मक है और बीटा कणों की बजाय ज्यादा है। अल्फा कणों की आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है। अल्फा कणों की आयनन क्षमता, जब अल्फा कण किसी गैस से होकर गुजरते हैं तो उन गैसीय परमाणु से टकराकर उनको आयनित कर देते हैं, यानी आयनित करने की या आयनन क्षमता जो है या आयनीकरण की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक। बीटा कणों की आयनन क्षमता अल्फा कणों से कम तथा गामा किरणों से अधिक। अल्फा कणों से
कम तथा गामा किरणों से अधिक होती है। गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। यदि तुलनात्मक रूप से इन गामा किरणों की आयनन क्षमता को अपन इकाई मान लें, इकाई या एक मान लें, तो इनकी तुलना में बीटा कणों की आयनन क्षमता 100 होगी, जबकि अल्फा कणों की आयनन क्षमता 10,000 होगी। तो ये है रेडियोएक्टिव विकिरणों की आयनन क्षमता। अब बात करते हैं अपन वेधन क्षमता। वेधन क्षमता किसी माध्यम को वेधने की क्षमता, यानी आयनीकरण करते हुए कोई रेडियोएक्टिव विकिरण किसी माध्यम में कितनी दूरी तक संचरित हो सकता है, वो कहलाती है वेधन क्षमता। तो वेधन क्षमता का रिलेशन होता है ऊर्जा से। वेधन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणों की होती है और सबसे कम अल्फा कणों की होती है। अल्फा कण एल्यूमिनियम की पन्नी में 0.01 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की पन्नी को पार कर सकते हैं। इनकी वेधन क्षमता सबसे कम। बीटा कणों की वेधन क्षमता अल्फा कणों से अधिक व गामा किरणों से कम होती है। इनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक, अल्फा कण एल्यूमिनियम की 0.01 मिलीमीटर मोटी पन्नी को पार कर सकते हैं, जबकि बीटा कण 1 mm मोटी पन्नी को पार कर सकते हैं, जबकि गामा किरणें 30 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की पन्नी को पार कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता गामा किरणों की होती है, उससे कम बीटा कणों की, सबसे कम अल्फा कणों की। यानी अल्फा कणों की वेधन क्षमता को अपन इकाई मान लें तो बीटा कणों की वेधन क्षमता उसकी 100 गुनी होती है, 100 मान सकते हैं, और गामा किरणों की वेधन क्षमता को 10,000 मान सकते हैं। तो यह है वेधन क्षमता। प्रास का रिलेशन भी वेधन क्षमता से, ऊर्जा से है। कोई भी रेडियोएक्टिव विकिरण किसी माध्यम में संचरित होता हुआ नष्ट होने से पहले पहले जितनी दूरी तय कर लेता है वो उसकी प्रास कहलाती है। तो प्रास का रिलेशन भी वेधन क्षमता से ही है। जिसकी वेधन क्षमता ज्यादा होती है उसकी प्रास ज्यादा होती है, जिसकी वेधन क्षमता कम होती है उसकी प्रास कम होती है। तो इसमें भी यही रिलेशन होगा। वेधन क्षमता प्रास जो है वो सबसे कम अल्फा कणों की होती है, इनकी सबसे कम, इनकी प्रास अल्फा कणों से अधिक व गामा किरणों से कम। गामा किरणों की प्रास सबसे अधिक, इनकी प्रास सबसे अधिक।
यदि तुलनात्मक रूप से अल्फा कणों की प्रास को अपन इकाई मान लें तो इनकी प्रास होगी 100 गुनी और इनकी 10,000 गुनी। तो ये प्रास। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। अल्फा कण धनावेशित कण है, बीटा कण धनावेशित पॉजिट्रॉन व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अल्फा कण भी आवेशित कण है और बीटा कण भी आवेशित कण है। आवेशित कण पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है, यानी गति करते हुए अल्फा कण या बीटा कण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो विद्युत बल व चुंबकीय बल के कारण विक्षेपित होते हैं। क्योंकि अल्फा कणों का द्रव्यमान बीटा कणों के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए अल्फा कणों का विक्षेप बीटा कणों की अपेक्षा बहुत कम होता है। यानी अल्फा कण भी चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं और बीटा कण भी विक्षेपित होते हैं, परंतु अल्फा कणों का जो विक्षेप है द्रव्यमान अधिक होने के कारण बीटा कणों से कम होता है। यानी बीटा कणों की तुलना में कम विक्षेपित, कम विक्षेपित, अधिक विक्षेपित, जो बीटा कण है वो अधिक विक्षेपित होते हैं, जबकि गामा किरणें सीधी निकल जाती हैं बिना विक्षेपित हुए, बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाती है। गामा किरणें आवेश रहित किरणें हैं, इन पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाती हैं। यदि अपन स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम, ऊर्जा स्पेक्ट्रम की बात करें तो अल्फा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त होता है, विविक्त या कह सकते हैं रेखीय ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है। बीटा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होता है और गामा किरणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम भी विविक्त या रेखीय होता है, विविक्त या रेखीय। इनका ऊर्जा स्पेक्ट्रम भी विविक्त या रेखीय होता है, अर्थात अल्फा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त या रेखीय ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है, गामा किरणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम भी विविक्त या रेखीय होता है, जबकि बीटा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव। यदि अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरण यानी रेडियो एक्टिव विकिरण किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होती हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें तीनों ही प्रभावित करते हैं, तीनों से ही प्रभावित होती है। ZNS लेपित, ZNS लेपित पर्दे पर प्रभाव। ZNS लेपित पर्दे पर जब अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरणें आपतित होती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। ZNS लेपित पर्दे पर अल्फा कण आपतित हो, चाहे बीटा कण आपतित हो, चाहे गामा किरणें आपतित हो, जब ZNS लेपित पर्दे पर ये विद्युत चुंबकीय रेडियोएक्टिव विकिरण टकराते हैं तो चमक उत्पन्न करते हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं और इसी के आधार पर
रेडियो एक्टिव विकिरणों का संसूचन किया जाता है। प्रतिदीप्ति के आधार पर ही रेडियो एक्टिव विकिरणों का संसूचन होता है। तो ये है रेडियो एक्टिव विकिरणों के विशिष्ट गुणों का तुलनात्मक अध्ययन।